Good morning, student. How are you all? I am Ashok Kumar, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स रानिया। और आज हम लोग एक नई पोएम बीए सेकेंड ईयर की करने जा रहे हैं जिसका नाम है माय लास्ट डचेस। और ये पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। इस पोएम को पढ़ने से पहले हम इस राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग है, ये अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में जाने जाते हैं किसके लिए? ऑप्टिमिज्म के लिए। अब ये ऑप्टिमिज्म क्या होता है बच्चों? ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी। ये ऐसे कवि हैं जो हर चीज को आशा भरी नजरों से देखते हैं। कोई भी इनकी जिंदगी में निराशा आए, कोई भी इनको दुख हो, तो वो उसमें आशावादी तरीके से देखते हैं। और ये चीज इनको सभी राइटर से, सभी पोइट से इंग्लिश लिटरेचर में अलग बनाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक आशावादी कवि थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि अपने ऑप्टिमिज्म के लिए जाने जाते थे। जहां तक बात पोइम की है बच्चों, माय लास्ट डचेस, इस टाइटल का मतलब होता है मेरी लास्ट रानी। डचेस क्या होता है? एक तरह से रानी होती है, ड्यूक राजा होता है, और उसकी वाइफ को हम डचेस बोलते हैं। इस पोएम को पढ़ने से पहले हमें एक लिटरेरी टर्म है, एक चीज है, जो एक टाइप है पोएम का, वो पढ़ना जरूरी है। और वो टाइप क्या है बच्चों? वो टाइप है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है बच्चों? इसको समझने के लिए हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मोनो और लॉग। मोनो का मतलब होता है बच्चों सिंगल, लॉग का मतलब होता है स्पीच। तो मोनोलॉग का तो मतलब हो गया अ सिंगल पर्सन्स स्पीच, एक अकेले आदमी की स्पीच, कन्वर्सेशन, बोलचाल। लेकिन ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? ड्रामेटिक का मतलब नाटकीय रूप से कि हम बोलते हैं कि क्यों नाटक कर रहे हो, मतलब क्या है कि एक ऐसे ढंग से कि ऐसा लगे जैसे वो बंदा नाटक कर रहा है। इसमें एक नाटक के गुण होते हैं, जैसे नाटक में कैरेक्टर होते हैं वैसे ही इसमें कैरेक्टर होते हैं, कहानी होती है। तो सभी नाटक की तरह ही इसमें एक स्टोरी होती है। तो नाटक वाले सारे गुण हैं इसमें, इसलिए इसको ड्रामेटिक और मोनोलॉग बोला है। तो अगर इस पूरे वर्ड को हम समझना चाहें कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, तो नाटकीय रूप से एक सिंगल पर्सन की स्पीच होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग, सिंपल। लेकिन इसमें सिर्फ यही नहीं होता, जो बोलने वाला होता है नाटकीय ढंग से, जो हमारे सामने कुछ प्रस्तुत कर रहा है, उसको हम बोलते हैं स्पीकर। तो जो स्पीकर है, सबसे पहले तो पोइट है वो नहीं होता है, पोइट हिमसेल्फ नहीं है, यानी खुद पोइट नहीं है स्पीकर, कोई और है, कोई कैरेक्टर है, कोई इमेजिनेटिव कैरेक्टर है। दूसरा ये कि स्पीकर है वो किसी लिसनर को बोल रहा है ऐसा हमें बताया जाता है, लेकिन कोई लिसनर है वो पोइम में प्रेजेंट नहीं होता, यानी उस लिसनर की कोई भी हमें एक्टिविटी, कोई कन्वर्सेशन हमें नहीं सुनाई जाती। लिसनर बिल्कुल भी नहीं बोलता, सिर्फ एक ही बंदा बोलता है, स्पीकर जो बोलने वाला होता है वो बोलता है और लिसनर सुनता है। हमें ऐसा बताया जाता है कि कोई लिसनर हमें सुन रहा है, लेकिन लिसनर की कोई कन्वर्सेशन हमें नहीं दिखाई जाती। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। और तीसरी विशेषता इसकी ये है कि जो स्पीकर की कन्वर्सेशन है मोनोलॉग, उससे स्पीकर का जो कैरेक्टर है वो रिवील होता है, कैरेक्टर है वो खुलता है, एक्सपोज होता है हमारे सामने, उसके कैरेक्टर के बारे में हमें सारी चीजें पता लगती हैं। यानी कि जो स्पीकर है वो पोइट हिमसेल्फ नहीं है, लेकिन जो भी स्पीकर है उसके कैरेक्टर की सारी चीजें हमें इस ड्रामेटिक मोनोलॉग से पता लगती है। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, माय लास्ट डचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। जैसे हमने पहली पोएम सोनेट के रूप में पढ़ी थी, वैसे ही ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ये बच्चों ध्यान रखना है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, और बड़े क्वेश्चन में माय लास्ट डचेस एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग आ सकता है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। आज हम इसका टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, आज हम इसको स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्टोरी के रूप में ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा मजेदार है। ठीक है, तो इसको हम, तो बच्चों इस पोएम को हम शुरू कर रहे हैं।
शुरू करने से पहले इस पोइम के कुछ कैरेक्टर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जैसे कि बताया ये पोइम कम और स्टोरी ज्यादा है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में, तो इसको एज ए स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। तो स्टोरी में सबसे पहले इसमें हम जिक्र करते हैं जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है ड्यूक ऑफ फेरेरा, जो इस पोइम को बोलता है। मैंने बताया ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है, तो वो ड्यूक ऑफ फेरेरा है। ये बच्चा ड्यूक ऑफ फेरेरा क्या है, जैसे मैं बोलूं आप रानिया में रहते हैं तो रानिया का नवाब, ड्यूक होता है राजा या नवाब, फेरेरा किसी जगह का नाम है, तो रानिया का नवाब, वैसे ही ड्यूक ऑफ फेरेरा ये पर्सन है। तो ये पर्सन है क्या है, किसी बंदे को अपनी गैलरी, आर्ट गैलरी, अब आर्ट गैलरी क्या होता है, किसी भी घर में एक मान लो म्यूजियम टाइप लगाया हो और वहां पे बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हो, तस्वीरें लगी हुई हो और उन तस्वीरों को दिखाता हो कोई बंदा। तो ये ड्यूक ऑफ फेरेरा है, क्या होता है, इसके लिए पड़ोसी देश से, पड़ोसी देश में एक राजा है जिसका नाम है फर्डिनेंड। ये फर्डिनेंड अपनी बेटी जिसका नाम है बारबरा, इसका रिश्ता इस ड्यूक ऑफ फेरेरा के लिए भेजता है, किसके थ्रू, एक मैसेंजर के थ्रू। एक मैसेंजर है वो राजा की बेटी जिसका नाम है बारबरा, उसका रिश्ता ड्यूक ऑफ फेरेरा के पास लेकर आता है इसी के लिए। तो ड्यूक ऑफ फेरेरा है वो मैसेंजर से ये बात सुनता है कि ये बेटी का रिश्ता लेकर आया है। तो ड्यूक ऑफ फेरेरा कहता है कि आपको मेरे कैरेक्टर के बारे में, मेरे पास्ट के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप ये रिश्ता करते वक्त आपको कोई टेंशन ना हो या आगे आपको दुख ना हो रिश्ता करते टाइम। तो मैसेंजर को पता लगता है कि ये अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताएगा, लेकिन ड्यूक ऑफ फेरेरा है मैसेंजर को क्या करता है, वो घर में नीचे खड़े हैं तो वो अपने ऊपर टेरेस पे, अपने चौबारे पे ले जाता है जहाँ पे उसकी आर्ट गैलरी है और वहां पे कुछ दिखाता है बच्चों। तो क्या दिखाता है, तो ड्यूक ऑफ फेरेरा है ये चौबारे पे ले जाके मैसेंजर को एक पोर्ट्रेट दिखाता है। पोर्ट्रेट क्या होता है बच्चों, एक पिक्चर होती है और उस पिक्चर पे, मान लो ये पिक्चर है और इस पिक्चर पे कर्टेन लगा हुआ है, तो ड्यूक ऑफ फेरेरा है उस कर्टेन को हटाता है और उसमें क्या लगा होता है, एक रानी की, एक डचेस की तस्वीर लगी होती है और ये फुल पेंटिंग होती है, फुल पोर्ट्रेट होती है, यानी ऊपर सिर से लेके पैर तक ये फुल पोर्ट्रेट करी हुई होती है और रानी है वो मुस्कुरा रही होती है। तो ड्यूक ऑफ फेरेरा है उस पोर्ट्रेट की तरफ, उस पेंटिंग की तरफ, उस पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए मैसेंजर को बोलता है कि दिस वाज माय लास्ट डचेस। कहने का मतलब ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये मेरी जो पहली पत्नी जो मर चुकी है उसकी पिक्चर है, यानी मेरी जो रानी थी उसकी पिक्चर है। और आप देखिए ये पिक्चर कैसे मुस्कुरा रही है, ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे ये अभी भी जिंदा हो, अलाइव हो। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ड्यूक ऑफ फेरेरा है ये अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसके मरने में बहुत अभी भी परेशान है, लेकिन आगे पता लगेगा कि असल में क्या स्टोरी है। फिर ये जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है पोर्ट्रेट की तरफ इशारा करके बोलता है कि मेरी पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, और ये जो पेंटिंग है वो मैंने किससे बनवाई है, वो बनाई है मैंने पेंडोल्फ। अब ये पेंडोल्फ कौन है, कहता है ये पेंडोल्फ है, ये एक हर्मिट, ये एक संत महात्मा था और इससे मैंने पिक्चर बनवाई है। अब यहाँ पे हर्मिट से पिक्चर बनवाने का क्या रीजन है, तो ड्यूक ऑफ फेरेरा बोलता है कि आपको ये जो हंसी इस पिक्चर में दिख रही है ये हंसी उस चित्रकार, उस पेंटर को देख के नहीं है, जबकि ये हंसी मेरे लिए है। तो यहाँ पे ड्यूक ऑफ फेरेरा है उसका पॉजेसिवनेस भी हमें देखने को मिलता है कि वो अपनी डचेस के लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव है। वो एक्सप्लेन कर रहा है दूसरों को कि ये जो हंस रही है ये मेरे लिए हंस रही है, बल्कि उसके लिए नहीं हंस रही जिसने ये पेंटिंग बनाई है। क्योंकि जो जिसने पेंटिंग बनाई है वो तो एक साधु संत है, तो उसको देख के तो ये मतलब क्या है कि एक मतलब रोमांटिक हंसी उसको देख के तो नहीं कर सकती है, तो ये हंसी है वो मुझे देखी है, ये हंसी उस पेंटर को देख के नहीं है। उसके बाद बच्चों ये जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है अपनी डचेस के बारे में कुछ और चीजें बताता है। क्या बताता है, कहता है कि मेरी डचेस है बहुत ही काइंड हार्टेड थी। और काइंड हार्टेडनेस का एग्जांपल देता है ये कि इतनी ज्यादा दयावान थी, इतनी दयालु थी
कि उसको कोई भी चीज गिफ्ट कर देता तो वो उसको बहुत ही धन्यवाद देती थी और उसको बहुत ही ज्यादा एक काइंडनेस की नजर से देखती थी। कहता है एक दिन मैंने उसको क्या किया, एक दिन मैंने उसको एक अपने खानदान का एक कोई नेम्स लिखा हुआ एक उसको मैंने एक टाइप से ज्वेलरी टाइप कोई नाम लिखा हुआ उसको दिया, तो उसने पहना और बहुत खुश हुई। लेकिन उसी टाइम ही किसी और पर्सन ने उसको कोई एक सिंपल सी चीज गिफ्ट दी तो वो उतनी ही इंप्रेस हुई, खुश हुई जितनी मेरे उस नाम से हुई थी। तो कहने का मतलब वो हर किसी को देख के खुश हो जाती थी। तो इस चीज से मेरे को अच्छा नहीं लगता था और ये चीज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। डिको फेरेरा बोल रहे थे यहाँ पे फिर दोबारा उसको पॉजेसिवनेस कहने का मतलब उसको एक आधिकारिक वस्तु मान रहा है वो कि वो सिर्फ मेरी थी तो उसको मेरे ही गिफ्ट पे हंसना चाहिए था, लेकिन वो हर एक के गिफ्ट पे उस थैंकलेसनेस होती थी। तो ये चीज गलत थी। उसके बाद बच्चों डिको फेरेरा है एक और बात बताता है, कहता है कि उसकी जो स्माइल है सी हैज अ वेरी वंडरफुल स्माइल, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती थी वो स्माइल करते हुए। लेकिन एक दिक्कत उसकी स्माइल में थी, वो क्या थी, वो हर किसी को देख के मुस्कुरा देती थी। कहता है कि भाई माना कि वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराती थी लेकिन वो किसी भी बंदे को देख लेती थी तो वो मुस्कुरा देती थी और ये चीज मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक दिन तो क्या था कि एक मीटिंग चल रही थी, एक तरह से मैं कोई पार्टी दे रहा था और तब सारे उसको देख के हंस रहे थे और वो सबको देख के हंस रही थी, तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और डिको फेरेरा कहता है कि मैंने क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये पोएम की, आई गेव कमांड्स, मैंने कमांड दी अपने जो मेरे मंत्री होते हैं उनको, एंड ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, कि मैंने उनको कमांड दी कि सब इस डचेस है उसको मार दो, तो उन्होंने इस डचेस को मार दिया और सारी जो स्माइल थी, जो लोग उसको देख के हंस रहे थे सभी चुप हो गए, सबकी स्माइल्स है वो रुक गई। तो कहने का मतलब डिको फेरेरा ने उसको मरवा दिया अपने डचेस को, किस लिए, जेलसी में, कि भी वो बहुत ही ज्यादा हंसती थी, किसी को देख के बहुत ज्यादा फेवर करती थी औरों का। ऐसा नहीं है कि ड्यूक का फेवर नहीं करती थी, लेकिन ड्यूक को लगता है कि मैं उसका हस्बैंड हूं तो मेरे को उसको ज्यादा फेवर करना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं करती थी और इसी कारण मैंने क्या किया, उसको मरवा दिया और उस दिन के बाद वो किसी को स्माइल नहीं करती। अब ड्यूक वापस प्रेजेंट में आ रहा है, अब कहता है कि मैंने इस पोर्ट्रेट पे ये कर्टेन है वो किस लिए लगाया है कि ये जो कर्टेन है केवल मैं ही हटा सकता हूँ और ये जो स्माइल है इसकी केवल मेरे कर्टेन हटाने पे मेरे को ही दिखेगी, ये किसी को भी नहीं दिख सकती। और आज भी मैं ये तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूँ क्योंकि तुम राजा की बेटी का रिश्ता लेके आए, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, नहीं तो इस कर्टेन को हटाने की जो परमिशन है वो किसी को भी नहीं है। तो यहाँ पे डिको फेरेरा है, इसकी पॉजेसिवनेस का भी दिखता है हमें, और इसकी यूं मान लो कि ये एक अच्छा आदमी नहीं है, इसकी गुडनेस एविल माइंड है वो भी यहाँ पे हमें दिखता है। उसके बाद डिको फेरेरा है मैसेंजर को बोलता है कि ये सब कुछ हुआ मेरी जिंदगी में और मेरी लास्ट डचेस है वो ऐसी थी, अच्छी थी, लेकिन मैंने ही उसको मरवा दिया। अब चीजें आपके हाथ में है कि आपको अपनी जो रानी है राजा के बेटे उसकी शादी मेरे साथ करवानी है या नहीं करवानी है। और इतना करके वो लोग हैं वापस नीचे आ जाते हैं और ये जो पोएम है उसका एंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो लिसनर था हमारा मैसेंजर था, उसकी कोई भी कन्वर्सेशन हमें नहीं पता लगी, उसकी मौजूदगी का एहसास हमें हुआ, राइटर ने हमें करवाया। लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग की यही खासियत है कि स्पीकर बोलता है, लिसनर सुनता है, लेकिन लिसनर का होना हमें लगता है कि है वो, लेकिन कहीं उसकी कन्वर्सेशन है वो नहीं हमें नजर आती। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की सबसे बड़ी खासियत है। तो बच्चों इसका क्वेश्चन है वो यही बनेगा, डिस्कस माय लास्ट डचेस एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। जो बड़ा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन आपको इसी पॉइंट में से ही कवर हो जाएंगे, कोई ज्यादा दिक्कत है आपको नहीं आने वाली है। तो ये आपको बच्चों पढ़ना है, माय लास्ट डचेस करना है और आपकी जो पॉइंट है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं थैंक यू।